तुमने दो सवाल पूछे, चलो देखते हैं, मिसलेनियस निकालते हैं। बताता हूँ, 1 मिनट रुको बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? प्रूव दैट इट इज ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो सॉल्यूशन प्रूव करना है बेटा, सॉल्यूशन प्रूव करना है। इसमें तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट तो सिर्फ डिफरेंशिएट कर दो, और एक बार डिफरेंशिएट करना है, और एक बार डिफरेंशिएट करके ये इक्वेशन अपने आप नजर आने लग जाएगी तुम्हें। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसे एक्स स्क्वायर का 2x dx कर दोगे, है ना, वाई स्क्वायर का ये कर दोगे, पहले चाहो तो इससे डिवाइड कर दो फिर डिफरेंशिएट कर दो, ताकि c 0 हो जाएगा, है ना। तो वो आसानी से डिफरेंशिएट करके नजर आ जाती है, उसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो वो तो नजर आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 तो अपन ने क्लास में किया था ना, इसमें एक्स बाय वाई को टी मानना पड़ेगा हमें। एक्स बाय वाई को टी लेट करेंगे। ये सेम सवाल मैंने क्लास में करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह का। यस और नो बोले एक बार बाकी लोग। मैंने क्वेश्चन नंबर 10 की तरह का सेम सवाल क्लास में करा दिया था, जिसमें हमने एक्स बाय वाई को टी लिया था। तो आई थिंक दोनों सवाल नहीं पूछने चाहिए थे, क्योंकि करे हुए हैं, है ना। हाँ, होमोजीनियस वाला ये क्लास में किया भी था अपन ने, है ना। चलिए, इसके अलावा कोई हो तो बोलिए बेटा। मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा, इसके अलावा कुछ हो तो बताइए। नहीं है, आगे बढ़ सकते। शीट में भी मैंने हाँ, शीट में भी 10 क्वेश्चन दिए थे, एक्सरसाइज 3 पार्ट सेकंड के। इसमें ये एक्सरसाइज 3 पार्ट सेकंड के 10 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 4 ही लिख दिया है। 4 तो डायरेक्ट दिखा है बेटा, dx अपॉन dy में इक्वेशन बन रही है वेरिएबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली। dx अपॉन dy में सीधी सी इक्वेशन बन रही है क्वेश्चन नंबर 4 तो, है ना। हाँ, 4 के बाद 6 पे भी आऊंगा मैं। तो बहरहाल 4 तो मेरे ख्याल से सीधे सीधे dx बाई dy में एक इक्वेशन दिख रही है, dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, आई थिंक माइनस के 1 अपॉन वाई क्यूब, तो प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब। तो ये तो मेरे ख्याल से आसानी से इंटीग्रेशन नजर इक्वेशन नजर आ रही है 4 है। 6 भी बहुत सीधा सा सवाल है। डीपी आपको दे रखा है कितना, 100x माइनस 12 रूट एक्स डी एक्स। तो इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इंटीग्रेट करें, बस उसी में आपका ये आ जाएगा 100x² बाई 2। अच्छा, इसमें तो वो भी नहीं करना ना, 100 है ना, 100 dx। तो ये 100x हो जाएगा माइनस 12 x⁴ अपॉन 3/2 प्लस 3 हो जाएगा। अब इनर्शियली x जब 0 है, तो x 0 पे p कितना दे रखा है, 2000, तो c भी 2000 हो जाएगा। तो p कितना हो गया आपके पास, p फंक्शन ऑफ x जो है वो आ गया आपके पास 100x माइनस 12 x⁴ अपॉन 3/2 प्लस 200। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, p25 की निकालनी है। p25 निकाल दो, x की जगह 25 पुट करके, है ना। p25 निकाल लो, x की जगह 25 पुट करके, है ना। ये तुम्हारा सीधा सा सवाल है, एक बार सबको नजर आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, चलिए। चलिए, अब इसके बाद तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 भी लिख रहा है। ये क्लास नोट्स का सवाल है बेटा। कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट पी। ये तो क्लास नोट्स में ही करा दिया क्वेश्चन नंबर 3 तो।
है ना। कम से कम क्लास नोट्स का तो याद रखें, है ना, उसको ना भूलें, क्योंकि उसको भी हम भूलेंगे तो फिर गड़बड़ है बेटा, है ना। क्लास नोट्स तो हमें याद रखने ही चाहिए, क्लास नोट्स भी हम भूल रहे हैं तो हमारी गलती है। अच्छा, 1B बता दूं? अच्छा, तो 1 में क्या है, सारे बता दूं बेटा? 10 सवाल थे, 10 में से 4 आ गया, 6 आ गया, 3 भी एक बच्चे ने पूछने के लिए बोल ही दिया, 1 भी बोल ही दिया, है ना। 8 कुछ लोग लिख ही रहे हैं। मेंस वाली एक्सरसाइज है ये। 1 में क्या दे रखा है, इसको भी इंटीग्रेट कर दो विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये v हो जाएगा, माइनस के टी टी हो जाएगा, माइनस प्लस के टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ये इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस सी हो जाएगा। फिर वही है अपने पास, t बराबर 0 पे v किसके बराबर है, i, सेम इसी टाइप का सवाल है ये। तो v बराबर हो गया माइनस के टी टी प्लस के टी स्क्वायर बाई 2 प्लस आई हो गया। अब देख लो किस पे क्या वैल्यू निकालनी है, कैपिटल टी, तो ये v स्मॉल टी है, ये जो है v फंक्शन ऑफ स्मॉल टी है, तो t की जगह कैपिटल टी डाल दो, तो अगली स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो v ऑफ कैपिटल टी इक्वल्स टू माइनस के टी स्क्वायर प्लस के टी स्क्वायर बाई 2 प्लस आई। v ऑफ टी आ गया माइनस के टी स्क्वायर 2 प्लस आई, ये फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लास नोट्स वाला सवाल है, x log x से डिवाइड कर देंगे। अब ये जो बच्चे बेटा क्लास नोट्स, अगर तुम्हें 2 दिन में क्लास नोट्स याद नहीं रहते तो फिर 6 महीने बाद एडवांस में कैसे कुछ याद रहेगा यार। हाँ, चलो एक बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 भी पूछ रहा है। 9 में क्या है, और ये किसमें बनेगी, डीवाई बाई डी एक्स में बनेगी या डी एक्स बाई डी वाई में बनेगी? ऑब्वियसली डीवाई बाई डी एक्स में ही बनेगी। तो ये y प्लस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, 1 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। अब वाई स्क्वायर से इसको बेसिकली डिवाइड कर दो, तो 1 बाई वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हम x का फंक्शन रखते हैं तो ये इसलिए गड़बड़ दे रहा है, और ये हो जाएगा आपका 1। अब ठीक है, अब आप 1 बाय वाई को t लेट कर लें, तो माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम डी वाई बाई डी एक्स में पी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स लिखते हैं, बट ये क्यू एक्स नहीं है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। अभिनव, अभिनव क्वेश्चन नंबर 10 भी पूछ रहा है। अभिनव सीरियसली क्वेश्चन नंबर 10 नहीं आया या ऐसे ही मजाक मस्ती में क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहे हो? अभिनव क्वेश्चन नंबर 10 सीरियसली पूछ रहे हो या मजाक मस्ती में पूछ रहे हो? अभिनव लिख रहा है मजाक क्यों करेंगे। अच्छा बेटा, तो अभिनव मेरी बात का जवाब दो, मजाक तो तुम अपने भविष्य के साथ कर रहे हो, है ना। क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 10 पूछा, इसका मतलब आपने एनसीईआरटी नहीं की है, गारंटी है। आपने एनसीईआरटी नहीं बनाई ना? यस और नो में जवाब दो। यस और नो में जवाब दो अभिनव, क्वेश्चन नंबर 10 जिसने पूछा है वो। हाँ, तो पूरी नहीं बनाई ना बेटा। हाँ, तो जो मेरा इतना फोर्स करने के बाद भी एनसीईआरटी नहीं बना रहा ना बेटा, तो वो खुद अपने भविष्य के साथ मजाक कर रहा है, कोई और उसके साथ मजाक नहीं कर रहा है, वो खुद अपने भविष्य के साथ मजाक कर रहा है।
वेरिएबल सेपरेबल का सीधा सा सवाल है, एक्स का फंक्शन अलग हो रहा है, वाई का फंक्शन अलग हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। और अगर कोई ईमानदारी से एनसीईआरटी नहीं बना रहा ना, तो फिर बेटा वो अपना नुकसान करेगा ही करेगा, है ना। उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। 90% इजी क्वेश्चन थे इसमें, है ना। और बाकी आप लोगों की इच्छा है, मेरी तरफ से तो सलाह ये दी जाती है कि भाई आसान चीजें व्यक्ति को आनी चाहिए, और कोई एनसीईआरटी नहीं कर रहा है तो फिर उसका अपन कुछ नहीं कर सकते बेटा, है ना। अगर किसी को ये लग रहा है कि मैं एनसीईआरटी नहीं कर रहा हूँ और बहुत टफ सवाल कर रहा हूँ, तो वो मेरे हिसाब से तो उसको नुकसान देगा, है ना। ये सलाह मैं इसलिए दे रहा हूँ, अपने अनुभव से सलाह दे रहा हूँ, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली मेरा तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, भविष्य आपका लगा हुआ है, और 1 साल जो दाव पे लगा है ना, वो आपका लगा हुआ है। लेकिन वो क्या है कि जब 1 साल खराब हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपको ज्यादा दुख महसूस होगा, है ना। और फिर सोचोगे यार अंकुश सर कहते थे, मान लेते बात, है ना। लेकिन तब तक हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, है ना। और अगर तुम्हें लगे तुम सही हो तो कभी मिलना मुझसे। वैसे तो मुझे कंफर्म है कि मैं ही सही हूँ जो कह रहा हूँ, और फिर भी लगता है कि इसके अलावा किसी को तुम्हें फायदा हो सकता है, तो तुम्हारी मर्जी है ना। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों का भविष्य खराब होते हुए, है ना। बहुत से बच्चे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सर ये करा दो, वो करा दो, एचएलपी करा दो, ये करा दो। उनसे पूछ लो कि भाई अभी जो हम टेस्ट लेते हैं रेजोनेंस के कितने नंबर आते हैं, तो पता लगेगा 50% भी नंबर नहीं आते। 50 को शायद मैंने ज्यादा बोल दिए, है ना। 50%, तो अब बहुत से तो ऐसे बच्चे होंगे जिनके मेंस वाले टेस्ट, एडवांस वाले तो छोड़ो, हम एक मेंस के सीटी भी लेते हैं, एमसीटी, है ना। तो बहुत से बच्चों को उसमें ही 50% नंबर नहीं आते मेंस वाले में। जबकि जिस लेवल की हम तैयारी कराते हैं उसमें 90% नंबर आने चाहिए, मेंस वाला जो सीटी हम लेते हैं, एमसीटी जो लेते हैं, है ना। अब उसमें आपके 50-90% नंबर आए तब आपको आगे की बात करनी चाहिए। अब उसमें 90% तो छोड़ो, 60% भी नहीं आते हैं। अच्छा, अभी मैं पूछता हूँ कि जितने जने अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन, उनमें से कितने जने हैं, है ना, जिनके मेंस वाले सिटी में, एमसीटी में 70% से ज्यादा नंबर आए हैं। अभी जो भी रिसेंटली हुआ होगा, मैक्स में 70% से ज्यादा नंबर आए। अगर आए हो तो सिर्फ यस बोलना है, नहीं आए तो कुछ नहीं बोलना है। 70% से ज्यादा। आप देखिए, 3 जनों ने मुझे बोला है जिन्होंने कहा है कि 70% से ज्यादा उनके नंबर आए थे मेंस वाले सिटी में। 3 जनों ने, है ना। अब मैं 60% पे जाता हूँ। चलो, ये जो रिसेंटली मेंस वाला टेस्ट हुआ था उसमें 60%, परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, बट परसेंट की बात कर रहा हूँ, 60% से ज्यादा नंबर आए थे। ठीक है, तो 2 एक्स्ट्रा नाम हमारे बीच और जुड़ गए, 3, 4, 5, है ना। हाँ, अब आप देखो, 70%, ये तो मैं 70% की बात कर रहा हूँ। और मेंस का अगर आपको याद हो तो परसेंटाइल में जब आता है तो 96, 95, 90 परसेंटाइल पे तो कुछ मिलना भी नहीं होता, याद है कि नहीं है। हाँ,
मतलब उस सच्चाई की बात कर रहा हूँ मैं, जो सच्चाई है। अब क्या है कि देखो बेटा, हवा में उड़ने से तो किसी का कुछ नहीं होना होता है। हाँ, हवा में उड़ने से बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है ना। सच्चाई पे अगर हम चलें तो ज्यादा बेहतर है। बहुत सही सही बात कहता हूँ मैं, ऐसे नहीं इधर उधर की हवा की बात नहीं करता हूँ। हालांकि मैं पढ़ाते वक्त बहुत डीप तक लेके जाता हूँ, लेकिन फिर भी सच्चाई यही है कि अगर बात को मानोगे तो फायदा होगा अल्टीमेटली, है ना। बाकी फिर तुम लोगों की इच्छा है, उसका क्या कर सकते हैं। ये तो मैं मेंस की बात कर रहा हूँ बेटा, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। कि जो कुछ लोग नंबर बता बता के खुश हो रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं, मेंस की बात कर रहा हूँ बेटा, एडवांस वालों की बात नहीं कर रहा। अभी एडवांस वालों की बात करूंगा तो ज्यादा दिक्कत आएगी, है ना। तो ये मैं मेंस वालों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कल चलिए, अब अपन शुरू करते हैं। हाँ, करें। चलो, तो अब मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे, उन पे आते हैं। 3 क्वेश्चन दिए थे, उन पे आते हैं ना। चलिए, आ जाइए, बताइए उसमें से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 3 क्वेश्चन मैंने दिए थे, उसमें से कौन सा किया कौन सा नहीं किया। देखिए, पहला सवाल जो था वो तो यही था अपना कि dy/dx इक्वल्स टू कितना था, 2x1 + 3y - 1 अपॉन 2 × 2x + 3y - 5 ही था। तो इसमें तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा था कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 था। पहला सवाल यही दिया था मैंने, और यही था, तो हम उसके हिसाब से लेट करने वाले थे 2x + 3y को कितना t। तो 2 + 3 dy/dx किसके बराबर हो जाएगा, dt/dx। dy/dx किसके बराबर हो जाएगा, dt/dx। अब जैसे ही तुम ये रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा dt/dx -2 × 1/3 = t -1/2t - 5। तो वही dt/dx किसके बराबर हो जाएगा, 3t - 3 अपॉन 2t - 5 माइनस प्लस 2। थोड़ा सा और एल्शियम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो जो टर्म हमारे सामने बनेगी वो हो जाएगी 2t - 5 अपॉन 7t - 13 इंटू dt बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx, है ना। अब ये वो लीनियर अपॉन लीनियर बन ही गया, जिसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसका फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ, अगर तुम इसको सोल्व करोगे तो मैच भी कर लें आप लोग। फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 6x - 3y 6y - 3x इक्वल्स टू 9/7 ln 14x + 20y - 13 14x + 21y - 13 प्लस c। आ रहा है, कुछ लोगों के आंसर आया ही, ये मैंने फाइनल आंसर भी लिख दिया है। यस और नो में बताएं, ये आंसर आया किसी के 14। ये फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, लीनियर बाय लीनियर है, ये इंटीग्रेट करके सोल्व कर लेंगे और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, दूसरा जो सवाल था हमारे पास इस सेगमेंट का, दूसरा सवाल कौन सा था, दूसरा सवाल था dy/dx इक्वल्स टू कितना था, x - 2y + 5 x - 2y + 5 अपॉन 2x + y - 1 2x + y - 1। अब इसमें ये वो कैटेगरी का था प्लस, b1 + a2 कितना आ रहा था, 0। और अगर b1 + a2 + 0 है तो हमने डिसाइड किया था कि हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और कहीं ना कहीं हमने जो एग्जैक्ट पढ़ा था हम उसका इस्तेमाल करेंगे। कहीं ना कहीं हमने जो एग्जैक्ट पढ़ा था हम क्या करेंगे,
उसका इस्तेमाल करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस वाई माइनस 1 dy इक्वल्स टू x माइनस 2y प्लस 5 इंटू dx। अब आप देखेंगे कि ये जो टर्म बन गई है, सबको एक तरफ भी ले आता हूं मैं बेटा, x dx माइनस प्लस 2y dx। अब इसमें आप ऐसे समझिए, आपको दिक्कत केवल उन टर्मों से होती है जिसमें x और y दोनों होते हैं। जो प्योरली y की टर्म होती है या प्योरली x की टर्म होती है वो कोई दिक्कत नहीं देती, उसको तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे y dy वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस dy y हो जाएगा। तो जो प्योरली x या प्योरली y की टर्म होगी वो तो इंटीग्रेट हो जाएगी। आप एग्जैक्ट में केवल पेयरिंग उसी की बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें एक्स वाई दोनों आ रहा है। अगर प्योरली एक्स से प्योरली वाई है तो आप टाइम खराब ना करें, वो अपने आप इंटीग्रेट में हो जाएगा। मेन चीज होती है एक्स वाई की जो मिक्स टर्म है उसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर पाए तो आपके लिए ये बनता है। तो अगर इन दोनों टर्म को आप ध्यान से देखें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 डी ऑफ एक्स वाई। देखिए एक्स डी वाई वाई डी एक्स, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे बाकी सारी टर्म अपने आप सोल्वेबल है, बाकी सारी टर्म से आपको दिक्कत नहीं है। तो अब आप जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे ये 2 हो जाएगा एक्स वाई, ये वाई स्क्वायर बाई 2, ये वाई, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 80। बस ये फाइनल आंसर हो गया आपका। कांस्टेंट जोड़ दिया ना इंटीग्रेशन का। अब आप इस पे यस और नो बोलेंगे तब मैं थर्ड सवाल सोल्व करूंगा इसका, है ना। चलिए तीसरे सवाल में अगर हम आए थर्ड क्वेश्चन में, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू था अपने पास x प्लस 2y, x प्लस 2y माइनस 5 और 2x प्लस वाई माइनस 4, 2x प्लस वाई माइनस 4। अब इसमें क्या है देखो बेटा, b1 प्लस a2 भी जीरो नहीं आ रहा है और a1 a2 ये नॉट इक्वल्स टू b1 b2 आ रहा है ना, ये बराबर भी नहीं आ रहा, वो ये भी नहीं है। तो इसका मतलब ये वही कैटेगरी है सबसे खतरनाक वाली, सबसे खतरनाक वाली कैटेगरी है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, जो हमने नियम लिखा था इसके हिसाब से, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। निकाला भी होगा आप लोगों ने, क्या रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,2। तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2, है ना, ये पॉइंट आ रहा है ना। तो देयरफॉर लेट, हम लेट क्या करेंगे, x को 1 प्लस u है ना, एंड y को हम लेट करेंगे 1 प्लस v, 1 प्लस यू और सॉरी 2 प्लस वी। ये हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहो तो ऐसे लिख लो 1,2 आ गया, तो x को 1 प्लस यू, y को 2 प्लस वी, ऐसा हमने वो मेथड में डिसाइड कर लिया था। और फिर हमने कहा था कि ये हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें एक होमोजीनियस इक्वेशन मिलेगी, देखते हैं मिलती है क्या। अगर x ये है डी बाई डी बी हो जाएगा, ये डी यू हो जाएगा, x की जगह 1 प्लस यू डालना है, y की जगह 2 प्लस वी डालना है माइनस 5 अपॉन 2 1 प्लस यू प्लस 2 प्लस वी माइनस 4। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा डी वी बाई डी यू, यू प्लस 2v अपॉन 2u प्लस वी। तो बिल्कुल ही एक होमोजीनियस इक्वेशन है। किस टाइप की होमोजीनियस इक्वेशन है, वेरिएबल चेंज हो गया बस, 1 प्लस 2v बाई यू अपॉन 2 प्लस v बाई यू, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अब वही जैसे y बाई एक्स होता था उसकी जगह ये v बाई यू में होमोजीनियस इक्वेशन है। तो हम लेट कर लेंगे बेटा, क्या लेट कर लेंगे कि इस v बाई यू को कितना लेट कर लेंगे t, तो v बराबर यू टी हो जाएगा। तो dv बाई डी यू किसके बराबर हो जाएगा, t प्लस यू डी टी बाई डी, ये अपने पास हो जाएगा। यहाँ तक लिखें आप, फिर मैं इसको रफ करके ऊपर लिखूंगा।
अब ये सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे इसका क्या कन्वर्जन हो रहा है। तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन लिया, इसको इस इक्वेशन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ तक का लिख के आप डन बोलेंगे, जब मैं रफ करके आगे करूंगा इसको। नहीं, मेरी तरफ से कोई भी नेट का इशू नहीं है बेटा। अगर आपका वीडियो खराब आ रहा है तो एक बार आप रीजॉइन होइए, मेरे ख्याल से ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा। एक बार यस और नो में बताएं, ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस, क्लियर है बेटा। हाँ, तो मेरी तरफ से क्लियर बेटा, आप अपने से देखो। ठीक है बेटा। वाई को बेटा 2 + v लिया ना अपन ने, 2 + v। एक्स को तो अल्फा प्लस यू, वाई को बीटा प्लस वी, ऐसा लिखा था अपन ने कल मेथड में। लिख लिया? यस और नो बोले बेटा, तभी रफ करके आगे कल करूंगा मैं। अभी सवाल लंबा है, आगे भी करना पड़ेगा अपने को। अब देखिए, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर दें। इक्वेशन 2 लिख देता हूँ मैं इसको। तो इक्वेशन 2 में वैल्यू डाल दूं मैं, तो डीवी बाई डी की जगह टी प्लस यू डी टी बाई डी यू इक्वल्स टू 1 + 2t अपॉन 2 + t। फिर वही यू डी टी बाई डी यू, ये टी इधर जाएगा बेटा, तो माइनस के 2t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 + t हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 + t अपॉन 1 - t स्क्वायर डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी यू हो जाएगा। तो अब कहीं ना कहीं ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया, नीचे वाले के फैक्टर भी हो रहे हैं। हम चाहे तो पार्शियल फ्रैक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जैसे भी हम फैक्टराइज करना चाहें। पार्शियल फ्रैक्शन भी है, दोनों चीजें हैं जिससे हमें कंफर्टेबल लगे। ये हो जाएगा 3/2 1 + t 1/1 + t। ये मैंने पार्शियल फ्रैक्शन करके लिख दिए हैं, चेक करके आप देख सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन मैंने आपको सिखा रखे हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 ln 1 + t प्लस 3/2 ln mod 1 - t। t का वापिस होगा तो -1 इक्वल्स टू ln u प्लस ln c। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ln भी हट जाएगा, 1 + t की पावर 1/2 अपॉन 1 - t की पावर 3/2 इक्वल्स टू u c। ये हो जाएगा। अब t की वैल्यू डालेंगे बेटा। अब इसमें दो सब्स्टिट्यूशन लगेंगे। पहले तो t की जगह आप v/u डाल देंगे, पहले तो t की जगह कितना डाल देंगे, v/u डाल देंगे, है ना। और फिर आप, ये आपका हो गया समझिए u प्लस v की पावर 1/2 इक्वल्स टू c u माइनस v का 3/2। अब आप u और v की वैल्यू भी डालेंगे ना, आपको क्या करना पड़ेगा, u और v की वैल्यू भी आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। और अच्छा लिखना चाहें तो ऐसे लिख दें, u प्लस वी बराबर c स्क्वायर u माइनस v का क्यूब। और u प्लस v की वैल्यू भी आपको इसमें डालनी पड़ेगी, है ना, तब जाके बनेगा। जैसे u अब वापस आपका कितना हो जाएगा, x-1, v कितना हो जाएगा, y-2 इक्वल्स टू c स्क्वायर, और ये आपने लिखा x - y प्लस 1 का कितना हो गया, होल क्यूब। ये फाइनल आंसर आएगा। थोड़ा सा इसका सवाल लेंदी सा बनता है, लेंदी से बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। 2 बार सब्स्टिट्यूशन लगते हैं, लास्ट में वैल्यू भी 2 बार रिप्लेस करनी पड़ती है।
चलिए, तो ये पर्टिकुलर टाइप थी हमारे पास। अब आप इसको लिख कर डन बोलेंगे। हालांकि मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि जो मेनली काम में आने वाले हैं वो दो ही मेथड है बेटा, वेरिएबल सेपरेबल और इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जो सवाल पूछा जाता है वो इसी में से पूछा जाता है, वेरिएबल सेपरेबल और इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आप इसको लिख के डन बोलेंगे तब हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद आता है बेटा मेथड 4 पे। इसके बाद आता है मेथड 4 पे। मेथड 4 एक आता है बाय यूज ऑफ पोलर सब्स्टिट्यूशन। बाय यूज ऑफ पोलर सब्स्टिट्यूशन, दो तरह के पोलर सब्स्टिट्यूशन हम सवाल में काम में लेते हैं। एक पोलर सब्स्टिट्यूशन आता है ये x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, है ना। और जब ये पोलर सब्स्टिट्यूशन लगते हैं हमें चार बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। दूसरा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू आर डी आर हो गया। तीसरा वाई बाय एक्स टेन थीटा हो गया बेटा। चौथी बात एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स हो गया आर स्क्वायर टी थीटा। अभी मैं बताऊंगा भी सही कैसे क्या इस्तेमाल करेंगे। ये चार बातें हमें ध्यान रखनी होती है। और एक दूसरा सब्स्टिट्यूशन होता है हमारे पास आर सेक थीटा और y इक्वल्स टू आर टेन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। इसमें भी हमें चार बातें ध्यान रखनी होती है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू आर डी आर, वाई बाय एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा, आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा। एज इट इज लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा है, फिर मैं समझाता भी हूँ। देखिए ये दो चीजें हैं, ये सब्स्टिट्यूशन हमने कई बार देख रखा है कि आर कॉस थीटा साइन थीटा और सेक थीटा टेन थीटा, है ना। वही जब प्लस वाली बात होती है तो हम ये सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, माइनस वाली बात होती है तो ये सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, है ना। अब ये चार चीजें कैसा है वो एक बार देख लो। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करा ये आएगा, बोलिए हाँ। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करा ये आएगा, बोलिए हाँ। बोलिए भाई हाँ। इसको डिफरेंशिएट किया ये आएगा, इसको डिफरेंशिएट किया ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ आपको कि भाई ये तो आप याद रख लोगे, कॉस थीटा साइन थीटा सेक थीटा टेन थीटा, बट हो सकता है इसमें से आप कुछ भूल जाएं। तो स्क्वायर करके ऐड करा ये आ गया, डिफरेंशिएट किया इसको ये आ गया, ऐसे ही डिवाइड करा तो ये आ गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। अभी मैं ला के भी बता दूंगा। इसी तरह जब हम इस सेगमेंट में आते हैं तो दोनों को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया, इसको डिफरेंशिएट किया तो एक्स डी एक्स वाई डी आई आर डी आर आ गया, दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया, है ना। मैं ये लिख लिया, अब ये लिख लिया हो तो आप डन बोलें, फिर मैं थोड़ा सा और इसको समझाता हूँ। ये दो पोलर, ये पर्टिकुलर टाइप के सवाल है जो हम सीख रहे हैं, है ना। चलिए, अब जैसे मैं किसी को भी करके भी बता सकता हूँ। जैसे कोई मुझसे कहे कि भाई आप तो ये चीज बताइए, इससे ये चीज कैसा ही,
तो इससे ये चीज भी ला सकते हैं हम, लिखने की जरूरत नहीं बेटा। जैसे ये है हमारे पास, मैं कह रहा हूँ इसको डिफरेंशिएट करो आप। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, साइन थीटा का कितना होगा कॉस थीटा डी थीटा। तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है आर सेक थीटा का स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। तो देखो यही तो चीज बचेगी, आर स्क्वायर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, तो सेक थीटा बचेगा और डी थीटा। तो बड़ी आसानी से हम इनमें से किसी को भी ला सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो याद रहे तो ठीक, और भूल जाओ तो भी ला सकते हैं। स्क्वायर करके ऐड किया, डिफरेंशिएट किया, डिवाइड किया, डिफरेंशिएट किया, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, डिफरेंशिएट किया, डिवाइड किया, डिफरेंशिएट किया। यस और नो बोलें, फिर मैं सवाल पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन बिल्कुल इसी फॉर्म में आएगा इसका, है ना। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं वही, सॉल्व फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। दो ही सवाल है, ज्यादा नहीं। फर्स्ट पे आते हैं हम, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एक ये सवाल है, और दूसरा हमारा सवाल है एक्स इंटू एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू फोर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी। मान लीजिए दो इक्वेशन मुझे सोल्व करनी है। तो अब जैसे मान लीजिए आपको नजर आएगा कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है तो आपको साइन कोस वाला सब्स्टिट्यूशन लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है तो आपको सेक थीटा टेन थीटा वाला सब्स्टिट्यूशन लगाना है। ये आपको ऑटोमेटिकली नजर आ जाएगा, है ना। इसके लिए कोई हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हमें अपने आप नजर आएगा कि प्लस वाला सब्स्टिट्यूशन लगाना है या माइनस वाला सब्स्टिट्यूशन लगाना है। चलिए ठीक है, नजर तो आ रहा है ना। हाँ, अब आपको याद हो तो ये सवाल मैंने एग्जैक्ट से भी किया था। हाँ बिल्कुल, कॉमन सवाल लिया है ताकि आपको समझ में आए कि आप कोई सा मेथड कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने एग्जैक्ट से भी करा था। अब आप इसको पोलर से करना चाहते हैं तो आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो अब आप देखिए जैसे आप सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे x dx और y dy, अब आपको वो चारों चीजें डायरेक्ट इस्तेमाल करनी है कि x dx y dy हो गया आपका r dr, ये हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स कितना हो गया आर स्क्वायर डी थीटा, और एक्स स्क्वायर कितना हो गया आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये कैंसिल हो गया, आर बच गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन आर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए यही बच रहा है क्या, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। नहीं, आर तो बच ही नहीं रहा, आर तो खत्म ही हो गया, ये बच रहा है। यहाँ आर खत्म हो गया, यहाँ भी आर खत्म हो जाए, बस। अब कुछ भी नहीं करना आपको, जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आर टेन स्क्वायर थीटा किसका होता है टेन थीटा प्लस सी, आर और उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। आर कितना होता है वाई बाय एक्स, आर कितना था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और टेन थीटा कितना हो जाएगा वाई बाय एक्स प्लस। देखिए एग्जैक्ट से भी यही आंसर आया था अपना, एग्जैक्ट से भी एकदम यही आंसर आया था।
इसी तरह इसके लिए हम बात करेंगे, तो ये हमें देख के समझ में आ रहा है माइनस वाला है, तो x इक्वल्स टू आर सेक थीटा और y इक्वल्स टू आर टेन थीटा हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो x की जगह तो आर सेक थीटा डाल दिया बेटा मैंने, x dx माइनस वाई डी वाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है, वो जो चारों वैल्यू हमने लिखी थी ना, बस वही डाल रहे हैं अपन, और कुछ नया नहीं रख रहे हैं। आर डी आर लिखी थी, इसकी वैल्यू 4 अंडर रूट आर स्क्वायर हो गया, और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, इसकी वैल्यू लिखी थी मैंने आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा। बस अब आप देख लो क्या बच रहा है, उसी के हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल से सवाल है, सेक थीटा भी कट गया, डी आर अपॉन आर बचेगा और इस तरफ डी थीटा बच जाएगा। तो एल एन आर इक्वल्स टू कितना हो गया, थीटा प्लस एल एन सी आप लिख सकते हो, आर इक्वल्स टू सी की पावर थीटा हो जाएगा, आर इक्वल्स टू सी की पावर थीटा। बस 4 भी बचता है यहाँ पे, है ना। अब आप बस आंसर लिख दीजिए, आपको ज्यादा नहीं करना। आर किसको लिया अपन ने, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सी ई की पावर 4 टेन इनवर्स वाई साइन इनवर्स वाई बाय, बस ये आंसर आ गया आपको। तो ये पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन है, बहुत ज्यादा इस पे सवाल नहीं बनते हैं, बट मैं सिर्फ ये चीजें इसलिए करा रहा हूँ कि आपको पता सब होना चाहिए, है ना। हम इस्तेमाल करें ना करें, बट हमें पता सब होना चाहिए कि हाँ इस तरह की भी थॉट होती है। हालांकि अभी तक जो मेन से एडवांस में पूछा गया है वो वेरिएबल, सेपरेबल और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के अलावा कुछ नहीं पूछा गया है। ये सब तो अपन इसलिए पढ़ रहे हैं, मान लो ऐसा हो जाए कभी पूछ ले तो उसके। अब आप इसको लिख के डन बोलेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट टाइप पे, टाइप नंबर 6 पे। हटा दूं ना बेटा, चलिए। इसके बाद एक टाइप और आती है अपने पास, टाइप 6। इसको हम बोलते हैं क्लोरेट्स इक्वेशन। क्लोरेट्स इक्वेशन क्या होती है, एक इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस एफ ऑफ एम टाइप की इक्वेशन, है ना। वह m इक्वल्स टू कितना होता है, dy बाई डी, ये क्लोरेट इक्वेशन होती है। m इक्वल्स टू कितना होता है, dy बाई डी। अब थोड़ा सा लिखेंगे इसमें, तो जैसे ये क्लोरेट इक्वेशन है, तो मैं इसको कैसे सोल्व करता हूँ, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो ये dy बाई डी एक्स होगा, m होगा x का 1 होगा, फिर dm बाई डी एक्स होगा, ये x एज इट इज है, इसका f डैश m इंटू डी एम बाई डी। ये डिफरेंशिएशन समझ में आता है सबको। हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y का डी बाई बाई डी एक्स, m x का 1, फिर अब की बार m का करेंगे तो dm बाई डी एक्स, x एज इट इज, ये चेन रूल से होगा, तो f डैश m इंटू डी एम बाई डी। अब हम देख रहे हैं ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि m किसके बराबर है, डी वाई बाई डी। तो dm बाई डी एक्स कॉमन, x प्लस एफ डैश m इक्वल्स टू 0। तो एक तो dm बाई डी एक्स 0, इट मीन्स dm 0, इट मीन्स m इक्वल्स टू c कांस्टेंट, और एक आ जाएगा बेटा अपने पास x प्लस एफ डैश m इक्वल्स टू 0। इससे भी हमें m ही मिलता है कहीं ना कहीं। अब आप यहाँ तक लिखिए, इसके बाद दो चीज लैंग्वेज में लिखनी पड़ेगी, दो बातें लैंग्वेज में लिखनी पड़ेगी।
एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जो हम सोल्व कर रहे हैं, अभी इसका यूज भी मैं सिखाऊंगा। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। अब लिखिए बेटा, यहाँ पे बोलूं मैं, लिखिए लिखिए यहाँ पे, तो लिखिए, स्टार बना के लिखिए। when we eliminate m when we eliminate m by the help of 1 and 2, when we eliminate m when we eliminate m by the help of 1 and 2, when we eliminate m by the help of 1 and 2, we get general solution of equation 1, we get general solution of equation। तो ये लिख लिया आपने बेटा, when we eliminate m when we eliminate m by the help of 1 and 2, we get general solution of equation 1, we get general solution of equation 1। फिर एक और अगला लिखिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टार बना के लिखिए, नेक्स्ट लिखिए when we eliminate m, वही लिखना है, when we eliminate m by the help of 1 and 3, by the help of 1 and 3, when we eliminate m by the help of 1 and 3, 1 और 3 से, when we eliminate m by the help of 1 and 3, we get singular solution, singular solution of equation 1, we get singular solution, we get singular solution of equation 1, we get singular solution of equation 1। दो नाम तो हमने सुन रखे, जनरल सॉल्यूशन और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये तीसरा एक नया नाम है सिंगुलर सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है वो भी मैं एग्जांपल में समझाऊंगा। तो when we eliminate m by the help of 1 and 3, then we get singular solution of equation 1, we get singular solution of equation 1। तो हम इक्वेशन 1 का क्या निकालेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना। चलिए चलिए आइए अब थोड़ा सा समझते हैं इसको। वी गेट सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। जैसे मान लीजिए मेरे पास सवाल लेता हूं, क्वेश्चन लेता हूं मैं, solve the differential equation, solve the differential equation y equals to mx minus m square, वह m equals to dy by dx, m equals to क्या है, dy by dx। अब देखिए वैसे तो हमारा जो सिलेबस है ना उसमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसकी, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जो क्लोरेट इक्वेशन बनती है ना उसका ऑर्डर तो 1 ही होता है, बट डिग्री 1 से ज्यादा भी हो सकती। जैसे dy by dx का होल स्क्वायर होगा तो इसकी ऑर्डर तो 1 हो गया, लेकिन डिग्री कितनी हो जाएगी, 2।
तो कहीं ना कहीं सिलेबस से बाहर की बात है, लेकिन फिर भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम पढ़ते हैं इसको। तो अब देखिए इसको सोल्व कैसे करना है ना। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करना है, तो वो समझते हैं यहाँ पर। तो ये इक्वेशन वो आपको देगा और आप खटाक से दो इक्वेशन बना दीजिए, m इक्वल्स टू सी, ये दूसरी, एंड एफ डैश एम प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। क्योंकि आपने अपना काम पहले कर लिया, वो जो हमने लंबा सा प्रोसेस किया था, अब वो हमें पूरा नहीं करना। हमें देखना है कि क्लोरेट इक्वेशन है, इसमें हमें एफ एम को पहचानना है। जैसे एफ एम यहाँ पे क्या आ गया, माइनस एम स्क्वायर। एफ एम यहाँ पे क्या आ गया, माइनस, भाई क्लोरेट है, एफ एम हमने पहचान लिया। तो हमें दो इक्वेशन बनानी, एम डैश मतलब माइनस टू एम प्लस एक्स। तो आपको एक तरह से दो एम मिलते हैं। अब आप 1 एंड 3 को सोल्व करें, 1 एंड 2 को। तो 1 और 3 को सोल्व करें तो m की जगह क्या डाल दें, c। ये आपको एक जनरल सॉल्यूशन मिलता है। जनरल सॉल्यूशन है एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट 1, c आर्बिट्री कांस्टेंट हो गया, ऑर्डर भी 1। और जब आप 1 और 3 को सोल्व करोगे बेटा, तो क्या होगा, देखिए y बराबर x/2 इंटू एक्स माइनस x/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा x स्क्वायर इक्वल टू 4 ये आपका होगा सिंगुलर सॉल्यूशन। ये आपका होगा सिंगुलर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ आपको। जनरली जो क्लोरेट इक्वेशन होती है ना, वो कहीं ना कहीं एक टेंजेंट की इक्वेशन होती है। वो कहीं ना कहीं क्या होती है, एक टेंजेंट की इक्वेशन होती है। और उसका जो सिंगुलर सॉल्यूशन आता है वो एक कर्व होता है जिसकी ये टेंजेंट होती है। इसका जो सिंगुलर सॉल्यूशन आता है वो एक कर्व होता है जिसकी ये टेंजेंट होती है। अब अगर आप लोगों को थोड़ा याद आता हो तो ये स्टैंडर्ड कर्व है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay की टेंजेंट हमने याद कर रखी थी, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एम स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay और इसकी टेंजेंट होती है बेटा y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एम स्क्वायर। और a क्या है, 1, और a 1 है तो टेंजेंट क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एम स्क्वायर। तो ये कहीं ना कहीं एक टेंजेंट होती है और इसका सिंगुलर सॉल्यूशन वो कर्व होता है जिसकी ये क्या होती है, टेंजेंट। जनरली ऐसा पैटर्न इसमें देखा जाता है। अब आप इसको लिख के डन करें, मैं एक सवाल और समझाऊंगा ताकि ये और क्लियर हो। हो गया हो तो डन बोले बेटा, रफ करके आगे बढ़ जाएंगे। एफ एम बराबर माइनस एम स्क्वायर, क्लोरेट इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू एफ एम एक्स प्लस एफ एम। तो एफ एम की जगह ये आ गया ना, क्लोरेट इक्वेशन ही होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस एफ ऑफ एम। तो यहाँ जो भी आएगा दैट इज एफ ऑफ एम। चलिए एक और सवाल पे आते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस y dy बाई डी एक्स, y dy बाई डी एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इज एंड आर। चार ऑप्शन है, ए बी सी और डी। चार ऑप्शन है ए बी सी डी। ए आपका है y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस 2 बाई सी, y इक्वल्स टू एक्स बाई 2, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। ये चार मान लीजिए इसके ऑप्शन लिखे हुए। अब आप समझिए, ध्यान दीजिएगा भाई, ये कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है,
तो मैं क्या करता हूँ, ये मतलब मेरा m हो गया, ये ym हो गया, इसको ऐसे लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 2/m। ये क्लोरेट होगी आपकी, और आपको नजर आ गया एफ ऑफ एम कितना है बेटा, 2/m। एफ ऑफ एम कितना है, 2/m। ये एम एक्स प्लस एफ ऑफ एम, एफ ऑफ एम कितना हो गया, 2/m। यस और नो बोले यहाँ तक के लिए, यस और नो बोले यहाँ तक के लिए। अब वही आपको करना है, एक तो m बराबर कितना हो गया c, एंड f डैश m प्लस x इक्वल्स टू 0 माइनस 2/m स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 0। तो m आ गया बेटा अपने पास प्लस माइनस √2/x। पहले आप 1 और 2 को सोल्व करेंगे, y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस 2/c, ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। और आप जानते हैं कि जनरल सॉल्यूशन में जब कोई भी अपनी पर्टिकुलर वैल्यू ले लेता है, तो ये आपका क्या हो जाता है, कोई भी वैल्यू अर्बिट्री डाल दी मैंने, क्योंकि उसने एक ऑप्शन बना रखा है, तो मैंने y बराबर c ले लिया, अपनी तरफ से ले लिया c की कोई भी वैल्यू। तो ये मोर देन 1 करेक्ट सवाल है, तो कहीं ना कहीं c की वैल्यू 1 डाल देंगे तो पर्टिकुलर सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये तो एक कहानी है। दूसरी कहानी होती है सिंगुलर सोल्यूशन। तो उसके लिए हमें किसको सोल्व करना होता है, 1 एंड 3 को। उसके लिए हम किसको सोल्व करेंगे, 1 एंड 3 को। ये लिखो, 1 और 3 को सोल्व करो, देखो तुम्हें क्या मिल रहा है, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो 1 और 3 से वैल्यू पुट करके सोल्व कर लो, बस कुछ भी नहीं करना है। x प्लस माइनस √2/x प्लस 2 प्लस माइनस √x/2 हो जाएगा ये। तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2√2x हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर 8x। ये तुम्हारा सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया। अब तुम देखोगे कहीं ना कहीं एक पैराबोला है, ये इसकी टेंजेंट है। देखो आपको याद है y स्क्वायर बराबर 4x की टेंजेंट होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस a/m, और a की जगह कितना है 2, तो ये कितना हो गया 2/m। ये आपका क्लोरेट होता है। हो गया बेटा, हो गया हो तो डन बोलें। एक छोटी सी टाइप और पढ़ेंगे इसके बाद, टाइप 6 लिखे बेटा, 7 हायर ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। हायर ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन।
कई बार वो एक से हालांकि आपने बियॉन्ड दी सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं एक छोटा सा टॉपिक, हायर ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। डाल लीजिए टाइप 7 हायर ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। इसलिए बेटा हेडिंग डाल लिया हायर ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप 7 हम पढ़ रहे हैं, नाम आप लोगों ने डाल लिया है, हायर ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। 2-3 सवाल इसमें ले लेते हैं हम। जैसे पहला एक सवाल लूं मैं, तो ये लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। कंडीशन है वाई 0 बराबर 2, वाई डैश 0 इक्वल्स टू 3, वाई 0 इक्वल्स टू 2 और वाई डैश 0 इक्वल्स टू कितना है 3। एक और सवाल ले लेते हैं इसी तरह का, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और एक सवाल और लेंगे बेटा, डी वाई बाई डी एक्स डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 3 ले लेते हैं, चलिए 3। 3 सवाल है, जैसे इसको हम देखें सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री, और ये कहीं ना कहीं थर्ड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, हायर ऑर्डर हायर डिग्री। अब देखिए हायर ऑर्डर हायर डिग्री के लिए कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, क्योंकि मेथड तो सिर्फ किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, क्योंकि वो सिलेबस का है, तो उसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड अपने पे। हायर ऑर्डर हायर डिग्री के लिए कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं, बस आपको देखना है, टर्म्स को एडजस्ट करना है, सोल्व करना है। जैसे मैंने 3 सवाल लिए, तीनों थोड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल हैं। अब जैसे हम पहले सवाल पे हैं, तो पहला सवाल तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि भाई आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये y हो जाएगा प्लस सी। यस और नो बोलें। इंटीग्रेट किया बेटा, डबल डेरिवेटिव का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स का y प्लस सी। अब देखिए ये सी निकाल लेंगे। आप अपने को जो गिवन है ना, इस गिवन का मतलब क्या है, गिवन का मतलब ये है कि एट एक्स इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू है 2 और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू है 3। ये समझ में आता है इसका मतलब, y0 2 है, y डैश 0 3 है, इसका मतलब 0 पे y2 है और dy बाई dx 3 है। और अगर ये आप इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि c कितना होगा 1। सही लिखा मैंने, 2 3 1। तो ये आपका आ गया dy बाई dx इक्वल्स टू कितना आ गया y प्लस 1। तो ये था सेकेंड ऑर्डर का, हमने इंटीग्रेट करा, ये एक आसान सा सवाल बन गया। और अब ये सवाल आपका वेरिएबल सेपरेबल का बन जाएगा बेटा। इसको ऐसे लिख लेंगे अपन, dx एल एन वाई प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, x प्लस एल एन सी, तो y प्लस 1 कितना हो गया, c की पावर x। ये आपका कर्व आ गया। अगेन आप निकाल सकते हैं, x 0 पे y कितना है 3, x 0 पे y कितना है 3, तो y भी निकल जाएगा। कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए थोड़ा सा। एट x इक्वल्स टू 0 y आपका 3 है, तो c भी आपका y 2 है, तो c आपका 3 हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा बेटा 3 e की पावर x माइनस 1। ये आपका फाइनल कर्व आ जाएगा, y इक्वल्स टू 3 e की पावर x माइनस 1। एक बार थोड़ा सा फटाफट रिवाइज करा देता हूँ मैंने क्या इस सवाल में किया। सबसे पहले मैंने इसको इंटीग्रेट किया, अब ये मैंने देख लिया x0 y पे 2 dy बाई, तो c1 आ गया, c1 पुट कर दिया। अब ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया, और वेरिएबल सेपरेबल से हमने इसको सोल्व कर लिया, वेरिएबल सेपरेबल से हमने इसको सोल्व कर लिया।
इक्वेशन आप तीनों लिख लीजिए, 1, 2 और 3। 1 मैंने सोल्व कर दिया है, 2 भी अभी मैं सोल्व करूंगा, 3 को आपको घर पे सोच के आना है ना। तो 1 आप लिख लीजिए, 3 भी लिख लीजिए, मैं बोर्ड को रफ करके फिर सोल्व करूंगा इसको। तो क्वेश्चन क्वेश्चन आप तीनों लिख लीजिए, क्वेश्चन क्वेश्चन आप तीनों लिख लीजिए। आप इसको डन बोलेंगे तब मैं ये रफ करके इस क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करूंगा, है ना। जब आप डन बोलेंगे मैं ये पूरा रफ करूंगा और क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करूंगा। ठीक है, ये 3 आप लिख लीजिए, इसको आपको घर पे सोच के आना है। चलिए, इस सवाल को मुझे सोल्व करना है, तो ये कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन से सोल्व होगा बेटा। ये कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन से सोल्व होगा। इसके फैक्टर कर रहे हैं हम। आप देखेंगे कि पहले दो में से मैं x डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर आ जाएगा बेटा x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 3y। इससे में से -2 कॉमन ले लूंगा, तो x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू कितना जाएगा 0। तो ये x डिवाइड बाई डी एक्स -2y इंटू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। तो आपको आसानी से दो डिफरेंशियल इक्वेशन नजर आने लग गई छोटी छोटी, दिस 0 एंड x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 0। इसको हम सोल्व करें, नजर आ भी रहा है आसानी से, है ना। इधर ही जगह दोनों को इधर ही सोल्व कर देता हूँ। चलो पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ इधर। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, dy बाई वाई प्लस 3 dx बाई एक्स इक्वल्स टू सी। इंटीग्रेट आप करेंगे ln y 3 ln x इक्वल्स टू ln c, तो एक्स क्यूब वाई इक्वल्स टू सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी आसान से ही बनेगा, dy बाई वाई -2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई डी। तो ln y इक्वल्स टू 2 ln x प्लस ln c, तो ये आपका बन गया बेटा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सी, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सी। और अगर आप इसको लिख के डन बोल दें थोड़ा जल्दी, तो मैं आपको थर्ड सवाल भी करा देता हूँ ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन का काम फिनिश हो जाएगा। आप इसको लिख के डन बोल दें तो मैं आपको थर्ड सवाल भी करा देता हूँ ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन ही कंप्लीट हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम कर लेते हैं, है ना, तो काम कहीं ना कहीं कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखें बेटा, तो वो लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू 3 dy बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको देखें तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूँ, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन। तो आप देखेंगे क्या बन गया, ये कहीं ना कहीं बन गया आपका फंक्शन डिफरेंशिएशन, फंक्शन डिफरेंशिएशन, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन। अब देखिए ये क्या बन गया आपका, ये बन गया बेटा एल एन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या बन गया 3 एल एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एल एन सी, है ना, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन। तो ये बन गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। अब इस स्टेप से जो मैं नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा बेटा, वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इससे मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना हूँ वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। ये समझ में आती है बेटा इससे ये स्टेप? ये आपको याद हो तो कहीं ना कहीं हमने एमओडी में मैंने पढ़ाया था कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी स्क्वायर वाई की टर्म में कन्वर्ट करना। यस, एमओडी में ये प्रूफ किया था अपने, एमओडी में ये प्रूफ किया था। ये पर्टिकुलर टफ सवाल है, उसी के लिए बना हुआ है। तो जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे, जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब, ये कॉमन आके 0 हो जाएगा और एक ही डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा। यहाँ से तो डी वाई बाई डी एक्स 0, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक तो ये हो गया आपके पास, और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे बेटा, समझिए, तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई बनेगा माइनस सी वाई प्लस डी बनेगा, क्योंकि ये डी एक्स अपॉन डी वाई है, तो आप इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे बेटा, ये डी एक्स अपॉन डी वाई है तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे और अगेन इंटीग्रेट करेंगे एक बार फिर, तो ये x हो जाएगा c बाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस डी वाई प्लस ई हो जाएगा। आप चाहें इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, c1 वाई स्क्वायर c2 वाई c3, ऐसे भी आंसर को लिख दे सकते हैं। एक बार फिर मैं समझाता हूँ, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ हमने एक प्रॉपर्टी यूज की जो हमने एमओडी में पढ़ी थी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है माइनस के डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। अब जैसे मैं रिजल्ट लिखता हूँ, ये कॉमन आके 0 हो जाता है, ये अलग हो जाता है, यहाँ से तो y बराबर c आ गया। यहाँ हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होगा, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होगा तो dx अपॉन dy माइनस cy प्लस d, अगेन इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट है, थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए हमने c1 c2 c3 डाल दिया। बिल्कुल, तो इसी के साथ अपना ये डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर 3D है, तो अपन कल से स्टार्ट करेंगे, और कल आपको डिस्कशन में नेक्स्ट क्लास वो एक्सरसाइज 3 कंप्लीट, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कल हम एक्सरसाइज 3 का डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। 3 पार्ट फर्स्ट, उसके 18 सवाल हैं और 5-6 सवाल शायद 3 पार्ट सेकंड के बच रहे हैं, है ना। तो कल अपन एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड दोनों।
तो कल के होमवर्क में एक्सरसाइज 3 रखें, डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 3 पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक है। वेक्टर का किसी चैप्टर से रिलेशन, वेक्टर का रिलेशन है बेटा, वेक्टर का रिलेशन आपका स्ट्रेट लाइन से आएगा। आपको स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। वेक्टर 3D में, 3D वाला जब हम पार्ट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन की जरूरत आएगी। ये कॉमन आएगा ना बेटा, ये dy बाई डी एक्स का क्यूब, ये dy बाई डी एक्स का क्यूब, तो dy बाई डी दोनों तरफ से कॉमन आके जीरो लेते हैं ना। कॉमन लेके जीरो के, ऐसे नहीं लिखा क्या कभी कि जैसे ऐसे लिखा हुआ है एक्स क्यूब के इक्वल्स टू पी एक्स क्यूब, तो इधर लाते हैं तो एक्स क्यूब कॉमन आता है के माइनस पी, एक्स क्यूब बराबर जीरो, के माइनस पी जीरो, ऐसे तो करेंगे। तो एक्स क्यूब बराबर जीरो और के बराबर पी, इस तरह की तो कैलकुलेशन है। ठीक है, चलिए अब मैं मीटिंग क्लोज करता हूँ, कल मिलते हैं अपन। होमवर्क मैंने आपको बता ही दिया है ना। चलिए एक्सरसाइज 3 कंप्लीट किया, तो कल अपन एक्सर और फिर कल से मैं आपको डीपीपी और बची हुई शीट का थोड़ा थोड़ा होमवर्क दूंगा, है ना। तो कल से अपन डीपीपी और बची हुई शीट का थोड़ा थोड़ा होमवर्क ले लेंगे। चलिए, तो मीटिंग क्लोज करता हूँ बेटा, कल मिलते हैं।